तो शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ अब। तो यहाँ पर हम 2014 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जेई मेंस का, और उसमें अलजेब्रा के सवाल अटेम्प्ट करेंगे। तो यार देखो, सोल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। ऐसा क्या नया है जो मैं आपको बताने वाला हूँ? तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आप सोल्यूशन को किस नज़रिए से देखते हो। काफ़ी लोग रैंडमली जल्दी से देख के कह देते हैं ये तो हो जाएगा, आसान है, ठीक है आगे बढ़ो, और हो सकता है उनसे हो भी जाए। पर वो सोल्यूशन से वो एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल पाते जो कि ज़रूरी होता है पेपर में एक्चुअली में उस सवाल को अटैम्प्ट करने के लिए। दूसरी चीज़, अगर आप सारे पेपर्स अटैम्प्ट करने जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, हालांकि आपको करनी चाहिए, बट यहाँ पे कम टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये और भी ज़्यादा कमाल की बात है। मान लो आप किसी सवाल में स्टक रह जाते हो, तो कोई इंसान मान लो 5 मिनट दे दे एक पर्टिकुलर सवाल में, जेई मेंस के, तो ये तो बड़ा टाइम वेस्ट है। और फिर वो जाके सोल्यूशन देखेगा 2 मिनट में, फिर वो पेज पलटता रहेगा इधर उधर, तो एक सवाल को वो 8 मिनट में करेगा, कुछ को 3 या 4 मिनट में करेगा, और ऑन एवरेज उसका 5 से 6 मिनट निकल के आएगा। पर यहाँ पर आपका एवरेज 2 से ढाई मिनट आएगा, और आप एक सवाल से उतनी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लोगे जितनी आपको करनी चाहिए पेपर में उसे सॉल्व करने के लिए। और तीसरी जो सबसे कमाल की चीज़ है, मैं ग्रीन कलर से लिखूंगा अलग से मैं आपको पेपर को सॉल्व करते वक्त ये रियलाइज़ करा दूंगा कि जेई मेंस का पेपर ज़रूरत से ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम यहाँ पे अब एक एक सवाल लेने वाले हैं। तो एक्चुअल चीज़ जो है हम यहाँ पे लेने वाले हैं, बातें नहीं करने वाले। प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं आपको कि पेपर कितना ज़्यादा आसान है, और आपको फील भी हो जाएगा। जिस इंसान ने पिछली सारी वीडियोस देखी हुई हैं अलजेब्रा की, उसको डेफिनेटली मैं ये फील करा दूंगा कि ये पेपर बहुत ज़्यादा आसान है। एक एक सवाल इस पेपर का बहुत आसान है। हो सकता है रेयरली 100 या 200 में से कोई एक सवाल अच्छा आ जाए जो कि सही में अच्छा हो। बाकी सारे सवाल अगर आप सिंपली प्रैक्टिस कर लो तो काम खत्म है भाई। और एक वीडियो भी है, दिस इज़ हाउ इजी जेई मेंस इज़, उस पर आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो ये 3 चीज़ें और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं, मैं इस चीज़ पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे सवाल शुरू करना है डायरेक्टली। पर ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होने वाली है। ज़रा खुद सोचो, कम टाइम में आप उतना एक्सट्रैक्ट ले पाओगे जितना आपको पेपर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पेपर के लिए एक्चुअली में क्या ज़रूरी है। एक सवाल से हम काफ़ी सारी चीज़ें गेन कर लेते हैं जो कि हमें चाहिए भी नहीं होती, एंड दैट आई नो वेरी वेल। और ये रियलाइज़ करा देना कि पेपर बहुत ज़्यादा आसान है, फिर तो भाई आपको फील ही कुछ और होगा। तो शुरू करते हैं यार सीधा सवालों के साथ। अलजेब्रा 2014 जेई मेन। तो सबसे पहला सवाल ले लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। कि हमें दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसके जो रूट्स हैं 2 अल्फ़ा बीटा है हमारे, और हमें दे रखा है कि पी क्यू आर हमारे ए पी में है, और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है, और फाइंड करना है अल्फ़ा माइनस बीटा के मॉड की वैल्यू। अब देखो यार, इस सवाल को देख के काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पहले क्या स्टेप करूँ, पहले मैं इनको जोड़ूँ अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखूँ, या फिर मैं अल्फ़ा माइनस बीटा को फोकस करूँ। और ये सोचते सोचते हम सोचते हैं कि पहला स्टेप क्या होगा, ये सोचते सोचते 30 सेकंड निकल जाते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो, सवाल बहुत आसान है, हम सब जानते हैं, हमें कुछ स्टेप्स रखने हैं, कुछ मैनिपुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो पहले तो वीडियो को पोस्ट करो और सवाल को ट्राई दो, क्योंकि आप पहले या 1-2 स्टेप रखते हो, सीधे रख दो पहले 1-2 स्टेप जो आपको रेलेवेंट लगता है, ज़्यादा मत सोचे बिना। लाइक सीधे हम कुछ भी रख सकते हैं, हम ये भी रख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा अपन अल्फ़ा बीटा चेक करें, उसके बाद हम पी क्यू आर की वैल्यू डालें, हम पी को ए माने, क्यू को ए प्लस डी माने, आर को ए प्लस 2D माने। इट्स अप टू यू, क्योंकि सवाल इतना ज़्यादा आसान है कि आप कोई भी एक स्टेप रखोगे तो आपका रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। तो गुरु हो जा शुरू, वीडियो को पोस्ट करो और सवाल को ट्राई करो। तो जब बात हम ए पी की कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस जो रिलेशन होता है उसको हम भूल जाते हैं और हम ए प्लस डी ए प्लस 2D लगाने लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऑब्वियस रिलेशन लगेगा, दैट इज़ पी प्लस आर इज इक्वल्स टू 2Q। ठीक है, बड़ी ऑब्वियस चीज़ है, आप वैसे भी कर सकते हो ए प्लस डी ए प्लस 2D करके, पर ये शॉर्टेस्ट मेथड होगा। मतलब यहाँ पे 30 सेकंड भी आपके मायने रखते हैं। तो अगली बार से ए पी आए, इस तरह का कोई सवाल आए, तो इस चीज़ को कंसिडर करना बिल्कुल मत भूलना, रेडीमेड चीज़ है। एनीवे, तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को कंसिडरेशन में लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी माइनस क्यू अपॉन पी है, रख देते हैं भाई माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारी आर अपॉन पी है, पी से पी कट जाएगा, हमारा आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन आर इज इक्वल्स टू 4, दैट इज़ क्यू इज इक्वल्स टू माइनस 4R। बड़ी कमाल की बात है। अगर मैं क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दूँ जो मेरी आर के टर्म्स में आई है, तो मेरा आ जाएगा पी प्लस आर इज इक्वल्स टू माइनस 8R। बढ़िया बात है। इसके बाद मेरा आ जाएगा पी इज इक्वल्स टू माइनस 9R। यानी मेरी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आर के टर्म्स में आ चुकी है पी क्यू को छोड़ के। तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो हमारा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर था, तो पी की जगह हम कर देंगे माइनस 9R का 9R एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4R, साथ में एक्स था हमारा, और साथ में हमारा आर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, इसमें से सिंपली आर कॉमन लेना है और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के रूट्स निकालने हैं, क्योंकि वही इस पूरी इक्वेशन के रूट्स होंगे, आर से इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि आर एक कांस्टेंट है जो कि मैंने बाहर कॉमन ले लिया।
तो कुल मिला के आपको इसमें अल्फा माइनस बीटा के मॉड की वैल्यू बतानी है। तो अगर आप ध्यान दें तो आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होती है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दे रखे हैं पहले से ही, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ रख सकते हैं। अब जब यहाँ पर हम अंडर रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ तो हमारा बन जाएगा मॉड अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ हमारा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारी p अपॉन क्यू, दैट इज़ 4/9 का होल स्क्वायर। तो 4/9 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी -1/9 -1/9। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2√13 डिवाइडेड बाय सिंपली 9। तो कितना ऑब्वियस और आसान सवाल था। देखो जेईई मेंस में खास बात यही है, इसके सारे सवाल कोई भी कर सकता है, ए प्लस डी ए प्लस 2d मान के करता, ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं होता, कुछ ना कुछ निकल ही आता, मैं रिलेशन निकालता रहता। पर यहाँ पर 10-10 15-15 सेकंड कीमती होते हैं। तो इस चीज़ को यार रियलाइज़ करो, सवाल कितना ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं करना, वो स्क्वायर करना है और इक्वेशंस को इधर उधर करना है, कुछ नया सोचा ही नहीं सवाल को करने के लिए। पर सवाल को जल्दी करने के लिए नया सोचना पड़ा, जल्दी करने के लिए ये नया सोचना पड़ा कि मैं ऐसी क्या ईजीएस्ट ट्रिक लगाऊं कि मेरा सवाल फट से हो जाए। काफ़ी लोगों के लिए ये a+c=2 भी बहुत ऑब्वियस चीज़ है और सोच रहे होंगे क्या बता रहा है यार ये, पर एक्चुअली में ये इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं हमारे। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने पैराबोला नामक चैप्टर पढ़ा था तो मैंने जानबूझ के स्पेशल प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के सवाल स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बिना करने थे, क्योंकि मैं उन स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को डिराइव करना चाहता था, जिससे मैं ये फील कर पाऊँ कि नया ड्राइव करने में कैसा लगता है, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसा करने से आप स्पीड में बहुत ज़्यादा लैग कर जाते हो। तो अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो जो शॉर्टेस्ट वे होते हैं सवालों करने के, वो आपको आने चाहिए फट से, एकदम से, देखते ही सवाल हो जाना चाहिए कई बार। तो शॉर्टेस्ट वे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हर सवाल में। तो सारी वीडियो अगर आप ढंग से देखोगे और सारे वेज को देख के ग्रास्प कर लोगे और फुल अटेंशन से देखोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सवाल तो आसान है बहुत, सवाल तो मेरे हो जाएंगे, पर बात है स्पीड की। एक्यूरेसी और सिली मिस्टेक एक अलग चीज़ होती है, उस पर वील डिस्कस। बट फॉर नाउ अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा कुछ इस तरह के, अल्फा बीटा की वैल्यू 0 नहीं है और एफ एक्स की वैल्यू हमारी, एफ एक्स की जगह एफ एन बोलते हैं क्योंकि ये एन का फंक्शन है हमारा, तो एफ एन की जो वैल्यू हमारी अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन है, और ये हमें बड़ा सा डिटर्मिनेंट दे रखा है, और इसकी वैल्यू हमारी के 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर के बराबर है। आपको के की वैल्यू बतानी है। अब ऐसे सवाल को देख के लोग डर जाते हैं और कहते हैं थोड़ी देर बाद अटेम्प्ट करूँगा, और थोड़ी देर कभी आती नहीं है। ये बता रहा हूँ, जो नॉर्मल नूब लेवल के होते हैं लोग, जो प्रैक्टिस ढंग से करके आते नहीं है, वो ऐसे आसान दिखने वाले 2-3 स्टेप वाले सवालों को भी छोड़ देते हैं। तो इस सवाल के सॉल्यूशन पे बात करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे ये इतना आसान क्यों है, ठीक है। तो एक बार देख लेता हूँ कि डिटर्मिनेंट जो है मेरा दे क्या रखा है। अगर मैं रखता हूँ 1 की जगह f1 की जगह अल्फा और बीटा, और f2 की जगह अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और 3 की जगह जो है 4 की जगह हो जाए इसके करस्पॉन्डिंग, तो मेरा डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह का बनेगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, और इधर मेरा बनेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके नीचे मेरा बनेगा 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसके नीचे मेरा बनेगा 1 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। चीज़ें दिखने में तो एक जैसी हैं, पर मुझे दिख रहा है कि मुझे इसको सॉल्व करने के लिए कुछ काटा पीटी करनी पड़ेगी, जो हम डिटर्मिनेंट में सीखते हैं। हालांकि मैंने डिटर्मिनेंट की अभी बेसिक्स और मेंस की वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मैं उसका कंटेंट अभी सेग्रीगेट कर रहा था। उसकी वीडियोज़ जल्दी मिल जाएगी, उनको ढंग से देखना। इधर भी हमारा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, और इधर भी हमारा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, जगह पड़ रही है कम। तो ये बन गया हमारा डिटर्मिनेंट। इसको देख के बड़ा डर लग रहा है यार, कहाँ से काटूँ क्या काटूँ। तो यार वीडियो को पोस्ट करो, एक बार खुद काटने का ट्राई करो, और 10 सेकंड से ज़्यादा मत देना, ध्यान रखना 10 सेकंड से ज़्यादा मत देना, इट्स एन ऑर्डर। तो मैं शुरू करता हूँ आगे सॉल्यूशन के साथ। तो मैंने 10 सेकंड से ज़्यादा इसलिए बोला क्योंकि इसमें काटना है ही नहीं, ये बोल के एक्चुअली मैं काट रहा था। तो ये जो आपका डिटर्मिनेंट है, जो लोग थोड़े कम अवेयर हैं, जिन लोगों ने बहुत कम सवाल लगाए हैं, उन्हें ये देख के पता नहीं चलेगा, पर जिन लोगों ने सवाल लगाए हैं उन्हें दिख रहा है क्लियरली, और जब मैं उन लोगों को दिखा दूंगा जिनने नहीं देखा है, उन्हें अगली बार से दिखने लगेगा। तो आखिरी बार ऐसा होना चाहिए कि यार कंसेप्ट आप नहीं पकड़ पाए। ये दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट है, ये जो डिटर्मिनेंट बना है 2 डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक कांस्टेंट दे रहा है, तो यानी कि उस डिटर्मिनेंट की पहली रो और पहला कॉलम में सारे नंबर्स 1 है, यहाँ से मेरा 3 आ जाएगा। उसके बाद मेरे अल्फ़ा बीटा इस तरह से अरेंज्ड है कि मेरा ये बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म अनयूजुअल होता है, तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल फ्रिक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं, तो इसको देख के भी आप पहचान सकते हो, पर आपने सवाल नहीं करे। तो अगर आपके दिमाग में ये नहीं आया तो इसका मतलब ये कि आपने पहले इस तरह का सवाल ही नहीं किया है, अब कर लिया, अब आ जाएगा। तो यही 2-3 चीज़ें होती हैं, 2 डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होगा या फिर इधर उधर काटना होगा, उससे वैल्यू आ जाएगी, खेल खत्म। तो मैं बताता हूँ ये किसका प्रोडक्ट होगा, 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 3 बार 1 है,
रो में और कॉलम में, और यहाँ मारा जाएगा अल्फ़ा बीटा, और यहाँ मारा जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये आप कैसे देखोगे? ये आप इस तरह से देखोगे कि आपको एक एक करके अरेंज करके देखना पड़ेगा। जैसे ही आपका बन जाएगा आपका खेल खत्म हो जाएगा। वैसे भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पावर 1 चेक करोगे इस रो में, पावर 2 चेक करोगे, 2 पे भिड़ जाएगा, खेल खत्म। तो जल्दी जल्दी इसमें आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हैंडी होना चाहिए। तो ये इन दोनों मैट्रिक्स के स्क्वायर का जो है, इस एक मैट्रिक्स के स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है, ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स दे रखा है। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा हैंडी होना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें हैंडी नहीं हो तो आज कम से कम 10 मैट्रिक्स को जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना और ऑब्जर्व करना कि एक्चुअली में जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो टर्म्स किस तरह से मूव कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये पैटर्न रट जाना चाहिए, पूरी तरह से रट जाना चाहिए, मतलब छप जाना चाहिए। देखा, फट से चेक कर लिया कि मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं। 2 ही 3 चीज़ें होती हैं यार, मल्टीप्लिकेशन, काटा पीटी या डिफरेंशिएशन। सोच रहे हो सिर्फ 2-3 चीज़ें मात्र, और है ही नहीं चैप्टर में कुछ। एनीवे, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इसको एक अलग ले लेते हैं, बीटा थोड़ी सफाई से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप जब एक्सपैंड करोगे, इसको एक्सपैंड बहुत आसानी से कर सकते हैं यार, 1 लिखा हुआ है इतनी बार तो ये हमारा कुछ बढ़िया ही निकाल के दे देगा। दैट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर मैं इधर इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कर देता हूँ तो इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन में दे रखा था, ये भी मेरा क्वेश्चन में दे रखा था। साथ में एक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा था के। यहाँ से मुझे पता चलेगा के की वैल्यू 1 है, क्योंकि कोई भी नया कॉन्स्टेंट हमारा ऐड या फिर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था, बस पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, और अब पता चल ही गया है वो। तो अगली बार से जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा तो आप 1 सेकंड में ज़रूर सोच के देखोगे मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, और आप 5-6 सेकंड में ये चेक कर लोगे कि क्या ये 2 मैट्रिक्स का मल्टीपल है, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन में आज हैंडी हो जाओगे, क्योंकि आप 6 से 7 सवाल तो एटलीस्ट लगाने वाले हो। ठीक है, तो आपकी किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, ज़रूर लगा लेना। वैसे मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस कराऊंगा बेसिक्स और मेंस के इलस्ट्रेशंस की वीडियो में। तो अगला सवाल हमारा कुछ इस तरह से है कि हमें दे रखा है कि ए 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए, और बी की वैल्यू में दे रखी है ए इनवर्स ए ट्रांसपोज। हमें बताना है कि बी ट्रांसपोज की क्या वैल्यू होगी गिवन ऑप्शंस में से। ऑप्शन दे देता हूँ मैं। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, आई प्लस बी, आई और बी इनवर्स, और बी इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ये भी सवाल फ्री फंड के होते हैं, बहुत आसान होते हैं, डिस्कस करेंगे बाद में क्यों। पहले वीडियो को पोस्ट करो और सवाल को ट्राई दो। हालांकि मैंने इनवर्स अपनी वीडियो में अभी नहीं पढ़ाया, बट इट विल डेफिनेटली कम सून, और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट इलस्ट्रेशन पे जम करता हूँ, थ्योरी पे नहीं। तो शुरू करो वीडियो को पोस्ट करके सवाल। तो हमसे पूछा है बी ट्रांसपोज, तो लिख लेते हैं यार बी ट्रांसपोज को एक जगह पे। बी इंटू बी ट्रांसपोज है, तो इसको अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ, बी की जगह बी ट्रांसपोज की जगह जो बी लिखा है उस बी में अगर मैं ये वैल्यू डाल दूँ तो शायद मुझे कुछ बढ़िया देखने को मिल जाए। तो इस तरह से करते हैं, बी मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज। ठीक है, बिल्कुल समझ आ रहा है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, बट सबसे पहले तो इसी से शुरू करोगे ना। उसके बाद ये हमारा इस तरह से खुलेगा, बी इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारा ए हो जाएगा, और साथ में हमारा आ जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब एक काम करते हैं यार, इस वाले बी की जगह भी ए रख देते हैं। वैसे कुछ लोग हो सकता है स्टार्टिंग में ही दोनों बी की जगह जो है ए के टर्म में वैल्यू है वो रख दें, पर कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर वैलिड। मैं धीरे धीरे करके रख रहा हूँ, आप एक बार में रख दो तो वो ज़्यादा बेटर होगा वैसे भी। तो बी की जगह रखते हैं ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, तो ये हमारा बन जाएगा ए इनवर्स ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स का ट्रांसपोज। सफाई से लिख लेते हैं इसे। बड़ी कमाल की बात है यार, थोड़े से स्टेप से मुझे सवाल का आंसर दिखाई नज़र आ रहा है, हो सकता है आप लोगों को भी आ गया हो। ए ट्रांसपोज ए हमारा यहाँ पे दे रखा था, तो ये वैल्यू सीधे यहाँ डाल देते हैं। डालोगे तो चमत्कार दिखेगा, वो चमत्कार दिखने में कुछ इस तरह का होगा। हम लिखेंगे ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, और ए इनवर्स का ट्रांसपोज हमारा होता है ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, छोटी सी प्रॉपर्टी बड़ी ऑब्वियसली मैंने यूज़ करी। अब आप ध्यान देंगे तो ए इनवर्स इंटू ए हमारा आई होता है, और ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स भी हमारा आई होता है। तो ये हमारा बन जाएगा आई का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू आई। अब देख रहे हो 3 मैनिपुलेशन लगाने, सिंपली दोनों इक्वेशन का एक बार इस्तेमाल करना है, 2 बार भी नहीं, कुछ इधर उधर तिगड़म भी नहीं करनी। सिंपली इसमें बी की जो वैल्यू ऊपर दे रखी है वो डालनी है, और इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, सवाल खत्म। ये फ्री के 4 नंबर हैं। जो बंदा इन नंबरों को छोड़ रहा है वो पाप कर रहा है यार। तुमने किया क्या 3 साल 2 साल जो भी है तो थोड़ा बहुत अगर तुम डिटर्मिनेंट्स के सवाल लगा लो तो मेरे हिसाब से कभी इन सवालों को नहीं भूलोगे। तो दिख रहा होगा कुछ लोगों को जेईई मेंस कितना ज़्यादा आसान है। मेरे हिसाब से मैथ्स में अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करो तो 100 नंबर का पेपर आता है मेरे ख्याल से। 80-90 बड़े आराम से ला सकते हो आप, अगर आप थोड़ा सिली मिस्टेक्स और अपनी स्पीड पे ध्यान दे लो। उस स्पीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे लिया तो पूरे नंबर भी आ सकते हैं, बशर्ते चीज़ें आनी चाहिए, और चीज़ें बहुत कम है यार। डिटर्मिनेंट के पिछले सवाल में बहुत कम ही कंसेप्ट थे।
इसमें भी ट्रांसपोज, इन्वर्स और एडजॉइंट, 3 तो चीज़ें होती हैं, पर फिर भी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मेसअप कर जाते हैं। वो मेसअप क्यों कर जाते हैं उसके लिए फिर से मैं बोलूँगा वीडियोस देखना, मैंने जिसमें बताया दिस इज़ हाउ इजी जेईई मेंस, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा बाइनोमियल थ्योरम्स का, और भाई कह रहा है कि 1 + ax + bx² मल्टीप्लाइड बाई 1 - 2x की पावर 18 है। बढ़िया। इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 और x³ हमारे 0 है। ए और बी निकालना है। देखो सवाल बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, पर देख के लगता है कि लेंदी है यार। देखने में लेंदी इसलिए लग रहा है क्योंकि इधर आपको x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट आएगा। फिर आपको इसमें x³ का भी कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा क्योंकि वो जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा x की पावर 4 फिर बनाएगा। फिर आपको x² का भी कोफिशिएंट निकालना होगा इसमें से, क्योंकि वो जब इस x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट आएगा। इस तरह से आप x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालोगे 3 बार जो है अपना जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा के। दूसरी बात करते हैं x³ के लिए, तो आपको पहली बात इसमें फिर से x³ का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा जो कि इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x³ का कोफिशिएंट देगा। फिर x² का निकालना पड़ेगा जो कि a के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x का निकालना पड़ेगा जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टू गेट x³। तो दो लोगों को लगता है काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, थोड़ी देर बात करेंगे। देखो ये सबसे आसान सवाल होते हैं, इनको हल कर लिया करो। दिक्कत ये है कुछ लोगों को फट से जनरल टर्म याद नहीं होता, सोचना पड़ता है 1 + x³ और n का एक्सपेंशन करके। तो इस चीज़ में हैंडी हो लो। बहुत कम चीज़ें हैं जिनमें आपको हैंडी होना है, और वो सवाल करते करते मैं आपको बताता जाऊँगा। मैंने बताया दूसरे सवाल में कि आपको मल्टीप्लिकेशन साथ होना है, और इस सवाल में आपको बता रहा हूँ आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपैंड करने में हैंडी होना है। ये मुश्किल से 10-10 मिनट की चीज़ें हैं, और थोड़ा बहुत कॉन्शियसली इनको अलर्टनेस के साथ देख लो, एक बार में खेल खत्म। तो अगर मैं यहाँ पे जनरल टर्म की बात करूँ तो ये हमारा आ जाएगा 18c(r), ठीक है, -2 की पावर r मल्टीप्लाइड बाई x की पावर r। अब एक एक करके मेरे को कोफिशिएंट्स कंपेयर करके लिखना है, ठीक है। तो x की पावर 4 की अगर मैं बात करूँ तो मेरा कोफिशिएंट आएगा 18c4 -2 की पावर 4, ठीक है। प्लस में मैं लिखूँगा x³ का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई a, तो ये हमारा हो जाएगा 18c4, सॉरी इट वोंट बी 4, इट विल बी 3 ओवर है। तो 18c3 -2 की पावर 3, साथ में हमारा a आएगा क्योंकि हम x की पावर 4 के कोफिशिएंट्स एक जगह पे लिख रहे हैं। अब हम कर देंगे x की पावर 2 का कोफिशिएंट 18c2 -2 की पावर 2, खेल खत्म। साथ में b, इनको ऐड करना है बस, और इसको 0 के बराबर करना है। हम x³ की अगर बात करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आएगा 18c3, साथ में हमारा -2 की पावर 3, और a के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² कोफिशिएंट निकालना हो तो ये हमारा आ जाएगा 18c2 -2 की पावर 2, साथ में मल्टीप्लाई में हमारा a। सेम चीज़ हम इसके साथ करेंगे, x² के साथ x का एक वेरिएबल डालेंगे, x³ बन जाएगा। तो x³ का हमारा टोटल कोफिशिएंट होगा 18c1, क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए, -2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय b। यहाँ पर हमारे पास a और b में 2 लीनियर इक्वेशंस आ चुकी हैं जिनको सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू निकल जाएगी। देखो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया लिखने में, हालांकि मैं बोल बोल के और लिख रहा हूँ, बिना बोले लिखूँ तो फट से आ जाएगी बिल्कुल 30-40 सेकंड में, क्योंकि 2 पे भी वही पावर चढ़ रही है जो x पे चढ़ रही है, तो और भी रिदम बन गई। बस इतना है कि आपको इन 18 सीज को खोलना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन है, पर C4, C2 और C3 है, C1 तो वैसे ही खुल जाता है। C2 की वैल्यू भी हमें पता है 18 × 19, सॉरी 18 × 17/2, दैट इज़ 9 × 17। ये तो मैनुअली हो जाएगा बस। तो आप इन इक्वेशन को जब एक्सपैंड करोगे तो आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी। एक्सपैंड से मेरा मतलब वैल्यूज़ जब निकालोगे 18 की, 51a - 3b = 544, 32a - 3b = 240, ठीक है। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका b निपट जाएगा और आपकी a की वैल्यू आ जाएगी a बराबर 16। इससे करस्पॉन्डिंग आप b निकाल लोगे, उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास आ जाएगा आंसर। तो ये भी बहुत आसान सवाल था, सिंपली बस एंड में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी, तो हो सकता है ये सवाल 3 मिनट ले जाए। तो देख रहे हो जो सबसे ज़्यादा आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस चेक करना है टर्म निकाल के, कोई दिमाग नहीं लगाना। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड में आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है कि हाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, पर इसमें तो वो भी नहीं लगाना। जनरल टर्म निकाल के सिर्फ पावर ऐड करनी है, और इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ऐसे सवालों की वजह से ही लोग जो है मैसअप हो जाते हैं, और टाइम लग जाता है, सिली मिस्टेक हो जाती है, 16 से 15 हो जाती है चीज़ें, और आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ नहीं फंसना है। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस होनी चाहिए जो लेंथ ले जाते हैं थोड़ी। सेम चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये लोग खेलते हैं, वो उसकी हम तब बात करेंगे, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे, अभी अलजेब्रा पे चल रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं यार। तो अगला सवाल हमारे कुछ इस तरह से दे रखा है, 10 की पावर 9 प्लस 2 × 11 की पावर 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8, और इसमें हमारी 11 की पावर बढ़ती जा रही है, 10 की घटती जा रही है, और 11 की 9 तक पहुँचेगी, और 10 की हमारी 1 तक पहुँच रही है, तो स्टार्टिंग में 11 की भी होनी चाहिए एक, पर सवाल में ऐसा नहीं दे रखा। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये k × 10 की पावर 9 के बराबर दे रखा है। बता दो यार k की वैल्यू।
तो वीडियो को पॉज करो और सवाल को ट्राई करो, क्योंकि इसमें हमारी काफ़ी सारी चीज़ें बदलती जा रही है। तो हो सकता है काफ़ी लोग इस सवाल में, इस स्पेसिफिक सवाल में कंफ्यूज हैं। तो जितने भी अभी तक ऊपर सवाल किए हैं हमने, इसमें मैं सबसे ज़्यादा ठीक सवाल इसे मानूंगा। तो वो सवाल हमें आइडियली जल्दी टाइम में कर लेने चाहिए, जिससे हम इस सवाल में थोड़ा दिमाग लगा सकें, क्योंकि इसमें 2 भी बढ़ता जा रहा है लीनियरली, और इसमें 11 की पावर लीनियरली बढ़ती जा रही है और 10 की पावर लीनियरली घटती जा रही है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि पैटर्न एक्चुअली में है क्या। तो अगर मैं इसको s के बराबर मान लूँ, तो मेरे पास 11s/10 की वैल्यू, 11s/10 मैंने क्यों निकाला है आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा, आ जाएगी ये सीरीज़ 11 × 10 की पावर 8, ठीक है। साथ में हमारा 2 रहेगा ही, और यहाँ हमारा हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर 7, और इस तरह से हमारा बढ़ता जाएगा। आखिरी टर्म हमारा आएगा सिंपल अपना 11 की पावर 10, ठीक है, सॉरी 10 आएगा। तो काफ़ी लोग हो सकता है इस 10 की वजह से कंफ्यूज हो जाएं। ये वाला 10 नहीं है जिसकी पावर घटती जा रही है, ये वाला 10 है जो ये 1, 2 और 3 की वजह से आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ इट। सीरीज़ बिल्कुल सिमेट्रिक है, बढ़िया लीनियरली चीज़ें जो है हमारी आगे बढ़ रही हैं यहाँ पे। और अब बिना किसी बदतमीज़ी के अगर मैं इस सीरीज़ को एस में से घटा दूँ, तो मेरे को एक बढ़िया पैटर्न दिख जाएगा, जिससे मेरा सवाल फट से सॉल्व हो जाएगा। तो एस में से घटाने के लिए मेरे को इस टर्म को इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 10 और 11 की पावर यहाँ पे सेम है। सिमिलरली इस वाले को इससे घटाना पड़ेगा, इसी तरह करस्पॉन्डिंग पावर वाले टर्म्स को हमें घटाना पड़ेगा। इससे आप फील कर पाओगे या देख पाओगे, फील कहाँ से आ गया एनीवे तो सीरीज़ आपकी इस तरह की बनेगी कि आपके जो 2, 3, 4, 5 AP में इंक्रीज़ हो रहे थे, वो इंक्रीज़ होना बंद हो जाएंगे, वो सारे डिजॉल्व हो चुके हैं, और यहाँ आपका बन गया है S 1 - 11/10 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 9, साथ में 11 × 10 की पावर 8, और उसके आगे हमारा आएगा 11 स्क्वायर × 10 की पावर 7, और इस तरह से हमारा बढ़ता जाएगा। और आखिरी टर्म हमारा आएगा 11 की पावर 9, और माइनस में हमारा हो जाएगा 11 की पावर 10। तो यहाँ 11 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 11 की पावर 10 एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ 9 तक जा रहा था, ठीक है। तो ये हमारा माइनस में रहेगा भाई। तो इस साइड हम लिख लेते हैं, हमारा हो जाएगा S/10 इज इक्वल्स टू ये बड़ी सी सीरीज़, और इस बड़ी सी सीरीज़ का हम फट से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक GP है जिसका कॉमन रेशियो हमारा 11/10 है, अगर आप देख पा रहे हो तो। इस तरह का सवाल बाइनोमियल्स में भी कई सारे आते हैं, जिसमें इस तरह की GP दे रखी होती है और आपको पहचानना होता है। तो इस पैटर्न को आज के बाद मत भूलना, थोड़ा रेयर है पर फ्रिक्वेंटली आ सकता है, क्योंकि JEE मेंस में आ चुका है, 2014 में आ चुका है, तो इस बार आने की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। एक ना एक पेपर में फंस गया तो सवाल गलत नहीं होना चाहिए। सिंपली यार GP के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, A × R की पावर n-1/r-1, क्योंकि R हमारा यहाँ पे 1 से छोटा है क्या 1 से नहीं बड़ा है, 11/10 इज ग्रेटर देन 1, तो R की पावर n-1 हो जाएगा 11 की पावर 10, और n की वैल्यू हमारी होगी 10, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 9 से 0 तक जा रही है। तो ये हमारा हो जाएगा 11/10 की पावर 10 - 1 अपॉन 11/10 - 1, ठीक है। तो निकाल लेते हैं आंसर। ये हमारा आ जाएगा 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 11 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। तो 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कट जाएगा ये, तो हमारा बचेगा यहाँ पे S इक्वल्स टू 10 × 11 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 10। और एक चीज़ मत भूलना, साथ में हमारा एक भाई बचा हुआ था, दैट इज़ -11 की पावर 10, तो इसको भी ले लेते हैं -11 की पावर 10। तो S/10 का जो 10 था ये मल्टीप्लाई पूरे पे आएगा, ठीक है, तो पूरे पे डाल देते हैं इसको × 10। तो 11 की पावर 10, 11 की पावर 10 कटा, इतना कैलकुलेशन वाला सवाल भी नहीं था, बचा हमारा S इज इक्वल्स टू -10 की पावर 11। अब कमाल की बात है, S नेगेटिव कैसे आ रहा है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि S हमारा पॉजिटिव था, यानी कि हमने कहीं ना कहीं साइन को खाया है। तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं, हमने साइन को यहाँ पर खाया है। 1 - 11/10 हमारा -S/10 होगा, ना कि +S/10। तो ये हमारी -S की वैल्यू आई है, माइनस से माइनस कटेगा, आ जाएगा प्लस। इस तरह से हमारा सवाल हो जाएगा सॉल्व, दैट इज S इक्वल्स टू 10 की पावर 11। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा मैं, ठीक सवाल है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, टर्म्स कॉमन लेने पड़ेंगे, पर ये चीज़, ये अगर पैटर्न आपने पहले से देखा हुआ है तो आप इस चीज़ को भी सॉल्व कर लोगे, और आपने ये पैटर्न अब देख लिया है, अगली बार से आप कभी नहीं भूलोगे। बहुत ही लिमिटेड पैटर्न है, मैं बता रहा हूँ, सीक्वेंस सीरीज़ में भी हर चैप्टर में लिमिटेड पैटर्न है। अगर बहुत सारे सवाल लगा लिए तो कोई नहीं रोक सकता। लाइक अगर आप डेली चैलेंजेस के सवाल अटैम्प्ट करो, हम रोज़ डालते हैं, और इन सवालों को देखो यार, कुछ नहीं है ये सवाल, मैं बता रहा हूँ, वो डेली चैलेंज के सवाल भी कुछ नहीं है। अगर आप उससे भी हायर लेवल चीज़ देख लो,
अगर कोई देखना चाहता है तो ज़रूर बताना, मैं दिखाऊंगा। वैसे सोर्सेज हर जगह अवेलेबल हैं। तो बाकी सारे सवाल हमारे इस पेपर में AOD, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट के थे, जो कि हम सारे ही कवर करेंगे। तो मैंने इस वीडियो में चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके करी हैं। ये वीडियो 25 मिनट प्लस की हो गई, मुझे 20 मिनट में कवर करनी थी चीज़ें। तो मैंने यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन किया क्योंकि मैं ये फील कराना चाहता था कि एक्चुअली में चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है यार। ध्यान से देखो, बस आखिरी सवाल में थोड़ा सा सोचना है, वो भी उस सवाल की कोई लेवल नहीं है अगर हम उसको कंपेयर करें अपने डेली चैलेंज के सवाल के साथ। डेली चैलेंज में मैं सवाल लाता हूँ, उन सवालों को मिक्स करके अगर एडवांस का पेपर भी बना दिया जाए तो वो एडवांस के पेपर से बहुत ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि एडवांस के पेपर में भी सारे सवाल टफ नहीं आते। ठीक है, तो ये हाइप मत बनाओ कि जेई मेंस बहुत ज़्यादा टफ है। जेई मेंस बहुत ज़्यादा ईजी है, आप सही पैटर्न से नहीं चल रहे हो। सही पैटर्न से कैसे चलना है फिर से मैं बोलूँगा, उस वीडियो को जाके देखो, दिस इज़ हाउ इजी जेई मेंस इज। और इस वीडियो में मैंने जितनी सारी बातें बताई हैं उनको ध्यान में रखना। जो चीज़ मैंने बोली आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने 2 चीज़ें बताई यहाँ पे आपको, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में हैंग होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, एक बार ऑब्जर्व कर लेना। काफ़ी लोगों की मल्टीप्लिकेशन याद ही नहीं होता कैसे करना होता है, बार बार देखते हैं सवाल जब आता है। उसके बाद हमने देखा कि बाइनोमियल टर्म्स में जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो जनरल टर्म में फट से लिखना आना चाहिए। कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। और हमने देखा कि AP जब भी दिखे हमें तो एक बार ये ज़रूर चेक करके देख लो कि क्या इससे काम बन रहा है, A+C = 2B, इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग द टर्म्स एज A+D A+2D। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि यार ये सवाल तो वैसे भी हो जाता, 10 सेकंड बचाने के लिए इतनी ऑब्वियस चीज़ क्यों बता रहा है। देखो, कैलकुलेशन कम करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। लाइक हम AP में कई बार ये भी यूज़ करते हैं A-D, A और A+D। तो ऐसा नहीं है इसके बिना सवाल नहीं होगा, पर इससे सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ बेसिकली कंपटीशन वर्क्स। फट से चीज़ें होनी चाहिए। तो ये थी हमारी 2014 जेई मेंस की वीडियो। अगली वीडियोस में सवाल में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करूँगा, बातें कम करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बेस सेटल हो गया होगा यहाँ से। हालांकि मैं ये रियलाइज़ कराता रहूँगा कि सवाल बहुत ज़्यादा आसान क्यों है और आपको किस चीज़ को मास्टर करने की ज़रूरत है। और अगर आप सारे पेपर्स को ढंग से लगा लोगे तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेई मेंस में सवाल एग्जैक्टली रिपीट ही होते हैं, नया कंसेप्ट नहीं आता, रेयरली नया कंसेप्ट आता है। तो इस वीडियो को जो ढंग से देख रहा है यार, आग लगा दो। एनीवे, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, गुड लक, आग लगाओ।